नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर मसले पर चल रही सर्वदलीय बैठक फिलहाल खत्म हो गई। 3 घंटे से भी ज्यादा समय तक ये सर्वदलीय बैठक चली। पीएम ने कहा है कश्मीर में लोकतंत्र बहाल करना चाहते हैं अल्ताफ बुखारी। पीएम मोदी ने हमारी एक एक बात सुनी। अल्ताफ बुखारी की तरफ से ये कहा गया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार। गुलाम नबी आजाद की तरफ से कहा गया कांग्रेस ने 5 बड़ी मांगे रखी हैं। ये देखो, अधिकतर लोगों ने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का फैसला अधिकतर पार्टियों ने कहा। सर, स्टेटहुड का मामला हो चाहे इलेक्शन का मामला हो, जो आप प्रधानमंत्री ने कोई आश्वासन दिया आप लोगों को? गृह मंत्री प्रधानमंत्री से पहले बोले और उन्होंने कहा कि जो हम वचनबद्ध है स्टेट देने के लिए, लेकिन पहले डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शन भी का हम वचनबद्ध हैं और स्टेटहुड देने के भी वचनबद्ध है। तो खाली उन्होंने कहा कि सिर्फ ये इसका इंतज़ार है और इसका विलंब हो गया, इसकी वजह से कोविड की वजह से हो नहीं पाया, वरना अभी तक डिलिमिटेशन हो जाता तो डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाएगी तो हम इलेक्शन के भी करवाएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। आप लोग संतुष्ट हैं? आप लोग बैठक से संतुष्ट हैं? अब हम संतुष्ट उस दिन हो जाएंगे जिस दिन इलेक्शन में हो जाएगा और स्टेटहुड दी जाएगी। और सब ने ये एक मांग की, हम लोगों ने भी मांग की है कि फुल फ्लैज स्टेटहुड की बात हम करते हैं। सर, कोई समय सीमा सरकार की तरफ से दी गई है सर चुनाव कराने की? कोई नहीं, उसके लिए पीएम ने कहा, हम लोगों ने कहा कि पहले बुलाए, तो उन्होंने कहा कि मेरा बिल्कुल पिछले साल से ये मन था कि बुलाऊं, लेकिन चूंकि कोविड था तो कोविड में इतने लोगों को इकट्ठे बुलाना, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि पोस्ट कोविड ये सबसे बड़ी मीटिंग मेरे इस हॉल में हुई है, ये सबसे बड़ी है कोविड में। तो लेकिन एक विंडो निकला, तो इस विंडो में हमने बात की। आजाद साहब, आज खबर आई है कि चुनाव आयोग भी जल्दी, मतलब परिसीमन आयोग जो है जल्दी ही बैठक बुलाएगा, सर्वदलीय बैठक। वो मुझे मेरी जानकारी, आप लोग उसका स्वागत करते हैं अगर जल्दी? हाँ, जल्दी होना चाहिए। अगर इलेक्शन करना है और नॉर्मलसी बहाल करनी है, डेमोक्रेसी बहाल करनी है, हम चाहते हैं कि तुरंत डेमोक्रेसी बहाल हो जाए। हम लोगों ने ये भी बात रखी कि हम ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी एक हिस्सा है डेमोक्रेसी के संदर्भ में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो नई दिल्ली में बैठक बुलाई थी, उसमें जम्मू कश्मीर के सभी वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के सभी आए हुए नेताओं को यह विश्वास दिलाया है कि जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य के लिए सभी मिलकर कार्य करेंगे। जम्मू कश्मीर की मजबूती के लिए और जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए हर वह कार्य करेंगे जिससे जम्मू कश्मीर के जनमानस का भला हो। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि जम्मू कश्मीर देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जम्मू कश्मीर उनके अपने घर के जैसा है। उन्होंने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में कार्य किया है और तो पहले कांग्रेस नेता को आपने सुना और फिर रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो साफ तौर पर जानकारी दे रहे थे। जम्मू कश्मीर के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पीएम मोदी ने हमारी एक एक बात सुनी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्रजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश, जिस तरह से हम लगातार नेता बाहर निकल रहे हैं और उनको सुन रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है एक पॉजिटिव वे में अंदर बातचीत चल रही और मुद्दा यही था कि किस तरह से आखिरकार जम्मू कश्मीर को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जाए। और मेन जो बातचीत हुई वो डेलिमिटेशन और डेवलपमेंट पर हुई है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारी वेग साहब से बात हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम कोर्ट की शरण ले सकते हैं, कोर्ट से 370 और 35A को खत्म करने की गुजारिश कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात वापस लेने की गुजारिश कर सकते हैं। ये साफ तौर पर यह है कि प्रधानमंत्री के साथ जो इनकी बातचीत हुई है
वो जम्मू कश्मीर को उसके स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाने के लिए, यानी पूर्ण राज्य वापस बनाने के लिए इसको लेकर के बातचीत हुई है। कश्मीर में किस तरीके से डेवलपमेंट का एजेंडा आगे बढ़ेगा उसको लेकर के बातचीत हुई है। मैं आपको देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, आपको ये सीधी तस्वीरें आपको यहाँ से जो जम्मू कश्मीर भवन है, यहाँ से जो है जो नेता हैं वो यहाँ पर, चूंकि जम्मू कश्मीर भवन में आने का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है। अभी यूं तो यहाँ पर और कोई लीडर नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात ही, चूंकि बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक खत्म होने के बाद जो कुछ लीडर यहाँ पर आए भी हैं, उनके चेहरे पर आपको वो सेटिस्फेक्शन जरूर दिखाई दे रहा है कि कम से कम डायलॉग प्रोसेस तो शुरुआत हुआ, बातचीत तो शुरू हुई। उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से जो है बातचीत जो अच्छे तरीके से हुई है, अच्छे माहौल में हुई है, कश्मीर के विकास को लेकर के बातचीत हुई है और कश्मीर में जमहूरियत को कायम करने को लेकर के बातचीत हुई है। लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा ये सरकार उसके बाद बताएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से वहां पर जो है जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बहाल किया जाएगा, किस तरह से चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और क्या डेवलपमेंट का और क्या एजेंडा हो सकता है जिसको कश्मीर, जम्मू कश्मीर को विकास के साथ जोड़ा जाए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के गहन चिंतन हुआ है, बातचीत हुई है और सबसे अच्छी चीज ये है कि गिले शिकवों को दूर करने की कोशिश की गई है। ये कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ जुड़े हुए राजनीतिक दल हैं उनके साथ जो है बातचीत होती रहनी चाहिए। क्योंकि कल हम जिस तरह से महबूबा मुफ्ती को सुन रहे थे 370 को लेकर किस तरह से उन्होंने तल्ख तेवर अपनाए हुए थे और ये कहा था कि इस पर ही बातचीत करेंगे, आज तस्वीर एकदम अलग नजर आई। जो कल 370 को लेकर लगातार बात कर रहे थे, अब बाहर निकलकर क्या हाव भाव है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महबूबा मुफ्ती का बयान आना अभी बाकी है इस पूरे मामले में। महबूबा मुफ्ती को लेकर के क्या रिएक्शन, उनका क्या रिएक्शन है इसको इस सर्वदलीय बैठक के बाद। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि वहां बात रखी जरूर गई कि 370 और 35 को आपने बगैर बताए, बगैर कॉन्फिडेंस में लिए, बगैर जो है चर्चा किए आपने खत्म कर दिया, जो सरासर गलत था। आप इसको वापस लीजिए। तो लेकिन उतने ही सख्त लहजे में, उतने ही साफ तरीके से मना कर दिया गया केंद्रीय प्रतिनिधित्व की तरफ से, जो है पीएम की तरफ से, कि ये तो संभव ही नहीं है, बात इससे आगे चलिए। वो 2 साल पहले की बात थी जो अब अतीत का हिस्सा हो चुकी है। अब आप आगे को बात कीजिए कि इस स्टेटस के साथ हम कश्मीर को कैसे विकास की राह के साथ जोड़ सकते हैं, कैसे कश्मीरियत को जिंदा रख सकते हैं और कैसे कश्मीर को इस देश का हिस्सा बना करके मजबूती के साथ वहां के लोगों को खड़ा कर सकते। बिल्कुल। चलिए ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो जिन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई, हमने आपको अपडेट दिया कि आखिरकार कश्मीर को अब कैसे विकास के पथ पर आगे ले जाना है, ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। खबर है गाजियाबाद से। गाजियाबाद मामले में ट्विटर इंडिया को मिली है बड़ी राहत। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष महेश्वरी को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक पुलिस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मनीष महेश्वरी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। महेश्वरी से वर्चुअली पूछताछ कर सकती है पुलिस, ये कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। मामले में 29 जून को अगली सुनवाई होगी। तो मामले में 29 जून को होगी अगली सुनवाई। हालांकि मनीष महेश्वरी की तरफ से कहा गया है कि अगर पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं करती है तो मैं हर तरह की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हूं। और इस पर जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे संवाददाता गौरव यादव जुड़ गए हैं साथ जानकारी के लिए। गौरव, इस पूरे मामले को लेकर ये कहा जा सकता है कि मनीष महेश्वरी को एक बड़ी राहत। मनीष महेश्वरी की तरफ से कहा गया है कि पुलिस अगर मुझे गिरफ्तार नहीं करती है तो मैं हर तरह की जांच में सहयोग देने को तैयार हूं। आपके पास क्या जानकारी? जी बिल्कुल, मनीष महेश्वरी को गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में आना था और आकर अपना बयान दर्ज कराना था। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी कि उनका बयान कैसे आए और उनसे चीज़ें स्पष्ट हो पाएँ कि आखिर जो वीडियो वायरल हुआ है जिससे जन सौहार्द बिगड़ सकता था वो क्यों नहीं रोका गया। उसको लेकर पुलिस लगातार उसके जो टीम है, उनकी जो टेक्निकल टीम है, उससे लगातार बात करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज क्योंकि मनीष महेश्वरी को डर ये था कि जब वो बयान दर्ज कराने जाएंगे या अपना पक्ष रखेंगे तो उस बीच
कहीं पुलिस उन्हें गिरफ्तार ना कर ले, तो उन्होंने कर्नाटक कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जहां पर उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली है और कहीं ना कहीं 29 यानी कि सेकंड जो तारीख लगी है वो मंडे की है, जहां पर हियरिंग होगी। उससे पहले यदि पुलिस चाहेगी और कोई वर्जन लेना चाहती है तो वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से बात कर सकती है और वर्जन ले सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब मनीष महेश्वरी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो किसी भी तरीके से अब प्रेशर में नहीं है, क्योंकि कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। अब उन्हें गाजियाबाद पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, जो कि उन्हें सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा। ठीक है गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर है उन्नाव से। उन्नाव में बीजेपी ने शकुन सिंह का टिकट होल्ड पर डाला है। शकुन सिंह को बनाया था जिला अध्यक्ष, चुनाव का उम्मीदवार अरुण सिंह के बदले दिया था शकुन सिंह को टिकट। पूर्व एमएलसी अजीत सिंह की पत्नी है शकुन सिंह, तो अरुण सिंह के बदले दिया था शकुन सिंह को टिकट। पूर्व एमएलसी अजीत सिंह की पत्नी है शकुन सिंह। नीरज द्विवेदी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। नीरज, शकुन सिंह के टिकट को होल्ड पर डाला है बीजेपी ने, क्यों? देखिए, आपको बता दें कि उन्नाव जो है शुरुआती दौर से राजनीति के मामले में काफी यहाँ सरगर्मी तेज रहती है, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो यहाँ भारी उथल पुथल होती है। और यही जो है जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भी देखने को मिली, क्योंकि सबसे पहले अरुण सिंह का टिकट दिया गया और उसके बाद में जो पीड़िता के बयान के बाद में तुरंत जो है उनका टिकट कैंसिल करके शकुन सिंह का कर दिया गया, क्योंकि 6:45 पर एक जो है प्रेस वार्ता होनी थी, लेकिन उस प्रेस वार्ता को कैंसिल कर दिया गया और ये बताया गया कि अब जो है जो भारतीय जनता पार्टी का टिकट घोषित करना है उसको होल्ड पे कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरे मामले में जो है काफी फेरबदल आया है। और सबसे एक अहम बात यहाँ पर यह है कि चाहे वो संगीता सेंगर का मामला हो और चाहे ये अरुण सिंह का मामला हो, चाहे शकुन सिंह का मामला हो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर है लखनऊ से। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और पेटा इंडिया का जागरूकता अभियान घोड़ों के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान लखनऊ पुलिस पेटा इंडिया ने घोड़ा मालिकों से जब्त किया है लगाम। संयुक्त कार्रवाई में जब्त किए गए हैं 50 गैर कानूनी कांटेदार लगाम। घोड़े को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये कांटेदार लगाम, जिसको जब्त कर लिया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांटेदार लगाम जब्त करने के लिए पुलिस ने शहर में चलाया था अभियान। और खबर है लखनऊ से। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने 2 जालसाजों को दबोचा है। दोनों जालसाज वीआईपी कोटे का टिकट कराते थे कंफर्म, और इसके साथ ही वर्तमान और पूर्व सांसदों के जाली लेटर पैड का करते थे इस्तेमाल। तो आरोपी सैयद सलीम हुसैन और पंकज सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया है। टिकट कंफर्म कराने के नाम पर लेते थे 500 रुपए। शिकायत पर रेलवे के विशेष दस्ते ने कार्रवाई की है। रेलवे एक्ट अधिनियम 143 और 143B के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। और वहीं शातिर जालसाजों के अंतर्राष्ट्रीय गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 10 लाख की विदेशी मुद्रा बरामद की गई है। 3150 यूरो यानी कि $7,650, चाकू और अवैध असलाहा बरामद हुआ है। आरोपियों से इंटेलिजेंस अफसर का कार्ड भी बरामद किया गया है। विदेश भेजने का लालच देकर बनाते थे शिकार। अमेरिका में बैठा मास्टरमाइंड चलाता था ये पूरा गैंग। सीपी डीके ठाकुर ने गिरफ्तारी की है। करने वाली टीम को 20,000 रुपए इनाम भी दिया गया। और राजभवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अचानक राजभवन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे हैं। तो अचानक से राजभवन पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अचानक से सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इस समय जो भी घटनाक्रम हो रहा है उसको देख के मुख्यमंत्री का राज्यपाल से मिलना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आप देखिए, संजय निषाद लगातार बयान दे रहे थे। कल उनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काफी देर तक मुलाकात हुई। उसके अलावा जो दूसरा दल है, अपना दल, उसके साथ भी गठबंधन को लेके बहुत सारी बातें दिल्ली में और लखनऊ में भी की गई हैं। और उसके अलावा लगातार ये कयास चल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको किसी न किसी पद पे जो है उनको स्थान देना है और जिससे सारी जो नाराजगी है उसको शांत किया जा सके। लेकिन जो दिखाई पड़ता है, जो पोस्चरिंग दिखाई पड़ती है, वो यही कहा जा रहा है कि एक औपचारिक मुलाकात है, जैसे रूटीन में मुलाकात होती है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल मायने हैं। इसके पीछे अगर हम राजनीतिक बात करें, पॉलिटिकल बात करें, तो ये हो सकता है कि जो इनके घटक दल हैं उनको कैसे एडजस्ट किया जाए। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी नई बातें हैं जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेंगी। और ये महत्वपूर्ण मुलाकात है, पॉलिटिकल तौर से, राजनीतिक तौर से ये बहुत अहम मुलाकात थी। हाँ, बिल्कुल। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के पास ये तस्वीर भी है, एक्सक्लूसिव तस्वीर है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल से मिले हैं। लेकिन इन सब के बीच, क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं, अगर हम राजनीतिक मायने निकालें तो कितना अहम हो जाता है अचानक से राज्यपाल से मिला। हालांकि तस्वीर में हम देख रहे हैं एक बुक देते हुए वो नजर आ रहे हैं। मैंने कहा ना कि अगर हम देखें, तस्वीर में देखें, तो मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल महोदया को एक किताब भेंट कर रहे हैं, पुस्तक भेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जो मुलाकात है, इसमें जो बात हुई होगी वो बहुत अहम है। उसके बारे में मैं समझता हूँ देश और प्रदेश जानना चाहता है। जिस तरीके से 2-4 दिन के अगर घटनाक्रम है, अगर आप इसको देखें तो उसमें अगर हम नजर डालते हैं तो जो राज्यपाल की मुलाकात, या माफ कीजिएगा, योगी की मुलाकात राज्यपाल से अहम हो जाती है। दिल्ली में संजय निषाद और उनके बेटे की जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात, उसके अलावा अनुप्रिया पटेल को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बातचीत के लिए बुलाया जाना, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अपना दल को 2 सीटें दिया जाना। उसके बाद अगर आप देखें, जिस तरीके से संजय निषाद कह रहे थे कि एमएलसी के 4 लोगों के चुनाव होने हैं, वो बेहद अहम है। वो उनका ये भी कहना था कि मुझे जो है डिप्टी सीएम के रूप में प्रोजेक्ट करे भारतीय जनता पार्टी, तो शायद उसका फायदा होगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेके लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलते हैं तो बहुत सारे सवालों के उत्तर के बारे में लोग सोचना शुरू कर देंगे। चलिए अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बंगाल चुनाव में इतिहास रचने के बाद खेला होबे अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी शामिल हो चुका है। मगर 2022 के चुनाव के लिए भोजपुरी अंदाज में खेला होई का इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल सपा के पूर्व विधायक हाजी अब्दुल के आवास पर 2022 में खेला होई स्लोगन लिखा हुआ है। यानी अब यूपी में भी 2022 में खेला होने जा रहा है। वाराणसी, कानपुर समेत तमाम जिलों में सपा के नेता और समर्थक साइकिल के साथ खेला होई स्लोगन का जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस स्लोगन को पढ़ने और देखने के लिए लोगों में भी काफी रुचि है। इसके कारण इस स्लोगन की सियासी चर्चाएं भी जोरों से शुरू हो गई हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी से और कानपुर से, जहां आप देख सकते हैं कि पूर्व विधायक के घर के बाहर की दीवार पर लिखा है खेला होई, और एक ये नया नारा के रूप में देखा जा रहा है। 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए इसको जोड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में आपने एक स्लोगन सुना था, खेला होबे। उत्तर प्रदेश में भी वो स्लोगन जारी हो गया, हालांकि ये भोजपुरी अंदाज में है। हम एक दीवार पे आपको दिखाएंगे, ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक शमद अंसारी का आवास है, जहां साइकिल का सिंबल बनाते हुए लिखा है भोजपुरी अंदाज में 2022 में खेला होई। यानी कहा जा सकता है कि 2022 के चुनाव होने से पहले उत्साह है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। उनका मानना है कि 2022 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये उत्साह बनारस में से प्रारंभ हुआ है, तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में गूंजेगा। वैसे ही भी उत्तर प्रदेश की ये राजनीतिक कांटे की टक्कर में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, ये बताइए 2022 में खेला होई का क्या अर्थ होगा?
खेला जैसे बंगाल में हुआ था अभी, और वहाँ पर खेला हो गए, यहाँ खेला हो ही है। और यहाँ पर जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है कि लोग अभी जो कुछ दिन पहले कोरोना से बनारस लोग न वो मिल रहा था, क्या नाम है, ऑक्सीजन मिल रहा था, न बेड मिल रहा था। और खेला होई का मतलब यही है कि 2022 में चुनाव की जीत, यानी कि अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जी। और खबर है बाराबंकी से, जहां पर शिकंजे में जाली भारतीय करेंसी की सप्लाई करने वाला गिरोह, पुलिस ने गिरोह से जुड़े 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्तों के पास से 2 लाख से ज्यादा जाली करेंसी बरामद हुई है। पुलिस ने लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, पेपर और मोबाइल भी बरामद किया है। अभियुक्तों ने बाराबंकी के साथ कई जिलों में सप्लाई की थी इन नोटों की। पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर इस गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बेटा ये लोग सब बराबर पढ़ना है, एक टिकट है, लाओ ये दीदी आगे लाओ। बेटा। और वहीं प्रेमिका से मिलने गए युवक की पिटाई, ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की है। युवक को जूतों की माला पहनाकर गांव में घुमाया गया। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। नगीना थाना क्षेत्र का यह मामला है, जहां ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर ग्रामीणों ने युवक की पिटाई की है। खबर है फिरोजाबाद से, दूसरी शादी रचाना अधेड़ व्यक्ति को महंगा पड़ गया। दुकान पर बैठे पति को पहले पत्नी ने चप्पलों से पीटा। बीच बचाव में आए मित्र की भी महिला ने जमकर पिटाई कर दी। अपनी पहली पत्नी को छोड़कर अधेड़ ने की थी दूसरी शादी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, पति और पत्नी दोनों को थाने लेकर गई है पुलिस। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर है गाजियाबाद से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। एक फरार घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बंथला से महिला का मोबाइल छीनकर भागे थे बदमाश। भाग रहे बदमाशों को शकलापुर गांव के पास पुलिस ने घेरा। थाना लोनी पर आज दिन में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला द्वारा बताया गया कि वो टेम्पो से जा रही थी, तभी 2 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा उसका मोबाइल लूट लिया गया। अभियोग पंजीकृत कर तत्काल टीम का गठन किया गया। घटना का नामकरण थी। ये सूचना मिली टीम को कि यहाँ पर सकलपुरा नहर के पास 2 बदमाश हैं जो घटना करने की फिराक में घूम रहे हैं। हमारी टीम आई, उनको रोकने का प्रयास। और वहीं प्रयागराज में नगर निगम की पोल खुली है। बारिश में जलमग्न हुए थाने और सीओ ऑफिस। नगर निगम के ठीक सामने जल भरा हुआ। जिले का एकमात्र महिला थाना भी जलमग्न हो गया। सिविल लाइंस थाना भी पानी से भरा है। पानी भर जाने से यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। थाने में जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।